दोस्तों कल हमने देखा कि किस तरीके से ईशांक और आभास ने लैब के अंदर उस दवाई को बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन पहले ही प्रयास में उनके साथ गड़बड़ी हो गई और वहां पर लैब में धमाका हो गया था। तभी युवराज भी नीचे आ गया था। जब उसने उनके काले पीले मुंह को देखा तो वो मुस्कुराने लगा था। उसके बाद वो चंदन को लेकर सीधा कैबिन में आ गया था। चंदन उसे सभी फाइलों को दिखा रहा था और युवराज एक एक करके सभी कॉल डेट्स को और कॉल की टाइमिंग को एक एक अपने डायरी में नोट करता जा रहा था। तभी धीरे से उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर और आभास और ईशांक खड़े थे। उनको देखकर उसके थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड नंबर 526वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही युवराज ने गेट पर आभास और ईशांक को देखा, उसके चेहरे पर वही हंसी लौट आई जो अभी थोड़ी देर पहले नीचे आई थी। वो उन दोनों के चेहरों को देखकर बहुत ही ज्यादा हंसने के मूड में था, लेकिन क्या करता, बेचारा हंस नहीं सकता था। तभी वहां से खटखटाने की आवाज आने से पहले ही युवराज ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और आभास और ईशांक अंदर आ गए। दोनों के चेहरे से धुएं के काले निशान साफ हो गए थे, हालांकि थोड़ा थोड़ा रहता था, और अब उनकी लैब कोट भी साफ सुथरी थी। उनके हाथों में जो टैबलेट्स थी उनमें सारी रिसर्च की रिपोर्ट थी। थोड़ा से दोनों जो झिझकते हुए युवराज के सामने बैठ गए और रिपोर्ट्स उनको दिखाने लगे। युवराज ने उनकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। वो बस इंतजार कर रहा था कि वो कुछ बताना शुरू कर दें। तभी आभास ने हल्की आवाज में कहा, सर ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक सेकंड भी अगर गड़बड़ हुआ तो फिर धमाका हो जाएगा। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, मैं और ईशांक जल्दी ही काम करेंगे। युवराज भी उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। उसने तंज मारते हुए कहा, तुम ये कह रहे हो कि तुम दोनों ने फॉर्मूला तैयार कर लोगे? मुझे तो नहीं लगता कि तुम दोनों के बस की बात है। तुम्हारे पास इतनी एडवांस जापानी टेक्नोलॉजी है, फिर भी तुम लोग एक गोली ठीक से नहीं बना पाए। जिस लड़की का ये फॉर्मूला है वो न ये सिर्फ तुमसे उम्र में छोटी है, बल्कि उसने तो तुम दोनों जितनी पढ़ाई भी नहीं की, फिर भी वो अपने घर की कढ़ाई में गोली बना देती है। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों के पास वो हुनर है। युवराज देखना चाहता था कि इसकी इस बात पर वो दोनों क्या जवाब देंगे। वो जानना चाहता था कि उसके बारे में उसने अभी तक क्या क्या रिसर्च की है। दोनों ने तभी एक दूसरे की तरफ देखा। उनको आंखों ही आंखों में उन्होंने कोई बात कर ली और जैसे ही अपने आप को कहने को तैयार हो कि वो फॉर्मूला एक कढ़ाई में तैयार हो गया, पर यही तो उनके सोच से परे था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा रहा था। लेकिन इसी बातचीत के पीछे अब एक और चुनौती भी थी। वो ये साबित भी करना चाहते थे कि वो इतने इंटेलिजेंट हैं तो वो ये काम कर भी सकते हैं। तभी आभास ने युवराज की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोला, सर आप चिंता ना करें, कल तक इस फॉर्मूले का सही प्रोटोटाइप आपको दे देंगे। आप विश्वास बनाए रखिए। युवराज ने गंभीर स्वर में कहा, आभास देखो, मैं भरोसा करता हूं तभी तो तुम लोगों को काम करने को दिया है, पर मैं ये चाहता हूं कि जो भी हो जल्दी हो जाए, क्योंकि अगर समय के रहते नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला हमारे कोई काम भी नहीं आएगा। तीनों के तीनों सभी एक दूसरे की ओर देखे जा रहे थे। आभास और ईशांक एकटक युवराज की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में जो चमक थी किसी और को शायद नजर न आती, पर युवराज ने गौर से देख लिया था कि जैसे ईशांक और आभास ने युवराज पर तंज भरे हुए शब्द सुने, दोनों की आंखों में कॉन्फिडेंस की एक अलग ही चमक आ गई थी। एक ऐसी चमक जो अंदरूनी ताकत से आती थी और फिर चुनौती को स्वीकार करने की आदत से। दोनों एक साथ उठे और कुर्सी से खड़े हुए और युवराज की आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सर हम आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। आप देखना, कल सुबह तक ये फॉर्मूला हम तैयार करके ही रहेंगे। उनकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी, न ही कोई दिखावे की मिठास थी, और सिर्फ विश्वास ही विश्वास था। तभी युवराज ने हल्की सी मुस्कान के साथ दोनों को देखा, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अपनापन नहीं बल्कि एक तीखा व्यंग्य था। तभी युवराज ने ईशांक और आभास की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, चलो अब तुम काम करो, देखते हैं कल तक क्या होता है। कुछ देर में युवराज के बात करने का तरीका लगभग थोड़ा सा चेंज हो गया था। पहले तो वो बिल्कुल विश्वास के साथ दोनों को बुलाता है और फिर उनको काम करने के लिए कहता है। उनको बड़ा एनकरेज भी करता है।
लेकिन अब एक छोटी सी जो भी परेशानी आई थी कि लैब में धमाका हो गया, युवराज की थिंकिंग पर थोड़ा सा असर हो गया था। वो यही सोच रहा था कि शायद ये लोग इस फॉर्मूले को नहीं बना पाएंगे, लेकिन आभास और ईशांक बहुत मेहनती लोग थे। वो तो बिल्कुल चाहते थे कि वो किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले को बना ही लेंगे। और अब कहीं ना कहीं उन दोनों को भी लगने लगा था कि अब युवराज थोड़ा सा यकीन करने में हिचकिचा रहा है। तभी उन्होंने बड़ा ही दृढ़ निश्चय किया, एक दूसरे की आंखों में देखा और जैसे अभी वो एक पक्का गॉड प्रॉमिस करके जाएंगे और युवराज को कल तक वो फॉर्मूला जरूर से जरूर देंगे। तभी वो दोनों के दोनों एक साथ उठे और अपनी लैब की ओर चले गए। इधर युवराज ने उन्हें जाते हुए देखा। उसकी आंखों में बारीकी थी, जैसे वो उनके हाव भाव को पढ़ रहा था। उसने धीरे धीरे से सिर झटका और फिर अपनी कुर्सी की ओर मुड़ गया। अब वो उसे गंभीरता के साथ दोबारा से अपने काम में लीन हो गया। उसके सामने 2 मोबाइल की कॉल डिटेल्स की फाइलें खुली हुई थी। युवराज की आंखें अब इन दोनों कॉल रिकॉर्ड्स को गहराई से खंगाल रही थी। एक एक कॉल को और एक एक नंबर को, एक एक सेकंड, सब उसके दिमाग में तेजी से चेसबोर्ड की तरह घूम रहा था। सबको एक एक चीज को डायरी के पन्नों में लगातार देखता जा रहा था। डायरी के पन्नों पर उसकी उंगलियां बड़ी तेजी से चल रही थी। हर एक नंबर और वो दोनों कॉल को लिस्ट मिला रहा था। चंदन भी अब वहीं बैठा था और वो चुपचाप युवराज को देख रहा था। उसकी हर एक हरकत और एक हर भाव को नोट किया जा रहा था। चंदन के चेहरे पर एक हल्की सी उलझन की रेखाएं थी, जैसे कोई दुविधा उसे लगातार घेरे जा रही हो। अंततः वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने धीमे स्वर में युवराज से पूछा, सर, आप उन दोनों को जानबूझकर उकसा रहे थे ना? चंदन ने देख लिया था कि युवराज के बात करने का तरीका थोड़ा अलग है। युवराज चाहता तो है कि वो लोग उस फॉर्मूले को बना ले, लेकिन यहाँ तक कि युवराज उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी देना चाहता था कि कहीं ऐसा न हो कि वो एक छोटी सी परेशानी मुसीबत के कारण डर जाए और उस फॉर्मूले पर इतना ध्यान न दे और उसको बना ना पाए। युवराज की आदत से चंदन तो पहले से ही वाकिफ था। वो हमेशा से उसके साथ रहा था और बचपन से भी उसी के साथ पला बड़ा था। वो जानता था कि युवराज के बात करने का तरीके में थोड़े अलग ही गुण हैं। वो चाहता तो किसी भी एम्प्लॉय से कुछ भी काम करवा सकता था। उसके एनकरेज करने का तरीका भी बड़ा ही निराला था। जैसे ही चंदन ने युवराज से सवाल पूछा कि क्या वो उनको उकसा रहे थे, तभी चंदन की ओर युवराज ने देखा और उसने अपना हाथ का पेन मेज पर रखते हुए गहराई से कहा, हाँ चंदन, मैंने जानबूझकर उन्हें उकसाया ताकि उनके अंदर कुछ कर दिखाने की भावना जागे। तुम जानते हो ना कि हम पहले भी यही किया करते थे मुंबई में, भूल गए क्या? चंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं सर, मैं भूला नहीं, बस मैं यही कंफर्म कर रहा था कि कहीं मेरा आइडिया गलत तो नहीं था, इसलिए आपसे पूछ लिया था। पर जैसे उसने ये कहा, युवराज का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो एक पल बिना झपकाए चंदन की ओर घूरने लगा। चंदन उसकी गहरी दृष्टि में घबरा गया था। वो देख पा रहा था कि एकदम से युवराज को क्या हो गया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, सर, क्या हुआ? मैंने कोई गलती कर दी क्या? युवराज ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, हाँ चंदन, तुमसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। ये सुनते ही चंदन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो युवराज को अपने भगवान की तरह मानता था। उसकी नाराजगी उसकी आत्मा को झकझोर देती थी। और तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, सर, मुझसे क्या गलती हुई है? जो भी हो आप सजा दीजिए, मैं खुशी खुशी भुगतने को तैयार हूं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसे चंदन से क्या गलती हो गई? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर जरूर करना। आप लोग कहानी को पूरा सुन लेते हैं लेकिन आप लाइक भी नहीं करते, तो क्या लाइक करने में आपका कुछ जाता भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक बटन ही तो प्रेस करना है। एक लाइक कर दो और एक छोटा सा कमेंट भी कर देना। दोस्तों, 527वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे युवराज ने चंदन से कहा कि उसने गलती कर दी है, तो चंदन ने घुटनों के बल बैठा और बोला, सर, जो भी गलती है मुझे सजा दीजिए। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या गलती हो गई है। उसके इस मूड को देखकर युवराज भी खुद एकदम से अवाक रह गया। वो उसे इस तरह घबराता हुआ देखकर ठिठक सा गया। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या मैं सच में इतना डरावना हूं? मैंने तो कभी बिना किसी कारण से कुछ भी नहीं कहा, फिर ये इस कदर क्यों कांप रहा है? और शायद इसी
आत्ममंथन में उसके भीतर का क्रोध भी शांत हो गया था। युवराज ने थोड़ी सी झुंझुलाहट हुई, पर उसने खुद को शांत कर लिया। फिर एक सदी हुई स्वर में कहा, चंदन, तुम ये क्या कर रहे हो? उठो और यहाँ आकर बैठो। मैं तो बस इतना कह रहा था। तुम अब भी मुझे सर सर कह क्यों बुलाते हो? बचपन से जैसे युवराज भैया कहते थे, अब भी वैसे ही क्यों नहीं बुलाते? तुम अब मेरे असिस्टेंट नहीं हो, न ही अब मेरे लिए जॉब करते हो। तुम अब मेरे साथ वो बचपन वाला भाई है जिसे मैं अपना छोटा भाई मानकर घर पर लेकर आया था। इसलिए अब से तुम मुझे सर नहीं भाई कहोगे। युवराज की बातें सुनकर चंदन की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से खड़ा हो युवराज के पैरों में गिर गया। वो अपने दोनों हाथों से युवराज के पैर पकड़ते हुए फूट फूट कर रोने लगा। उसने सुबकते हुए कहा, भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आप मेरे भगवान हो और आपकी नाराजगी मुझसे सहन नहीं होती, इसलिए घबरा गया था। लेकिन आपके मुंह से सब सुनकर आज दिल को सुकून मिला है। सच कहूं तो मेरे सीने में से एक बोझ उतर गया। चंदन ने कभी भी युवराज की बातों का अनादर नहीं किया था, और जैसे ही चंदन हमेशा उसे सर कहकर बुलाता था, क्योंकि वो चाहता था कि कभी भी ऐसा युवराज को न लगे कि चंदन उसके सिर पर बैठ रहा है, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कहीं अदर एम्प्लॉयज को भी ऐसा न लगे कि युवराज और चंदन के बीच में ऐसा क्या रिश्ता है कि चंदन उसे भाई कहकर बुलाता है। तभी वो हमेशा से बड़े ही आदर के साथ उसके साथ बिहेव करता था। लेकिन युवराज कहीं ना कहीं हड़बड़ी में रहता था। वो इतना कभी गौर नहीं करता था। लेकिन आजकल जब वो दिल्ली आ गए थे और जैसे ही चंदन उसे सर कहकर बुलाता था, तो युवराज को ये बात कब से खटक रही थी कि यार, ये चंदन उसको ये भाई क्यों नहीं बुलाता, उसे सर क्यों कहता है। तभी आज युवराज ने अपने दिल की बात कह दी थी कि चंदन उसे हमेशा भाई कहकर ही बुलाएगा, आगे से वो ध्यान रखेगा। चंदन की बातों को सुनकर युवराज के चेहरे पर भी हल्की हल्की मुस्कान आ गई थी जब उसने कहा कि आज उसके सिर का बोझ उतर गया है, और वो ऐसे ही डर रहा था। उसे चंदन को ऊपर उठाया और गले लगा लिया। उसके बाद उसने चंदन के कान में कहा, चंदन, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक साधारण इंसान हूँ। तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई। बस हमारा यही रिश्ता है। अब ज्यादा सेंटी मत हो यार। चल बैठ, मुझे काम करने दे। ये कहते हुए उसने चंदन को खुद से अलग किया और आंसू पोंछे और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। साथ ही उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोला, ले थोड़ा सा पानी पी ले। चंदन ने पानी पिया और अब भी धीरे धीरे शांत हो गया था। युवराज ने देखा कि अब वो बिल्कुल शांत है, तो वो को दोबारा कॉल डिटेल्स में खो गया। उसकी आंखें फिर से मोबाइल नंबरों की परतें खंगालने लगी। चंदन अब पूरी तरह से युवराज के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हर कॉल, हर समय और हर नंबर, सब कुछ युवराज के लिए अब एक किसी कोड की तरह था। वो हर हाल में उसे हल करना चाहता था। वो जानता था कि इन कॉल्स में कहीं ना कहीं वो सिरा छिपा हुआ है जो पूरे नेटवर्क का सच सामने लेकर आएगा। उधर लैब के भीतर जब ईशांक और आभास पहुंचे, तो पहले ही कदम पर उन्हें जो सुकून मिला, एक अनकही राहत का रूप था। जो घना धुआं सब कुछ फैला हुआ था, अब वो धीरे धीरे खत्म हो चुका था। लैब पूरी तरह से बिल्कुल वैसे ही रूप में आ गई थी जैसे पहले हुआ करती थी। हवा में अब वो घुटन भी नहीं थी, ना ही वो गंध की महक थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब घबराहट नहीं थी, बल्कि एक नई उम्मीद थी। वो अब जल्दी से जल्दी उस फॉर्मूले का तैयार करना ही चाहते थे। आभास ने आगे बढ़कर अपनी जगह पर गया और इशाक ने चुपचाप लैपटॉप चालू कर लिया। एक बार फिर उन्होंने उन जड़ी बूटियों को सेट के बाहर निकाल लिया और पहले की प्रक्रिया जो उपयोग की हुई थी, इस बार उन्होंने कोई जल्दबाजी भी नहीं की। अब की बार वो बिल्कुल एक एक चीज को देख देख कर करना चाहते थे, और वो ऐसे पांव रखना चाहते थे कि अब की बार कोई भी आगे गलती नहीं होगी। हर कदम, हर मिलावट और हर मात्रा को अब बारीकी से वो समझना भी चाहते थे। उनके बीच अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। दोनों की आंखों में हाथ अपने आप काम में ऐसे जुट गए थे जैसे कोई और ही गहरे उद्देश्य से उनको किसी ने जोड़ दिया था। वो अब युवराज की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरना चाहते थे। तभी ईशांक ने आभास की ओर देखा और कहा, आभास, देखो, अब की बार पॉइंट एक भी नहीं छूटना चाहिए। हम जो भी करेंगे पूरी शुद्धता के साथ करेंगे, क्योंकि अगर हमने कोई भी पॉइंट छोड़ दिया तो देखो ये हमारा डबल टाइम जाएगा। एक बार हम टाइम में इसको खराब करने की कोशिश करेंगे और दोबारा से फिर पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अब की बार हम एक एक चीज को बड़े तरीके से और नोट करके ही चले, जैसे हमें दोबारा कोई परेशानी ना आए।
आभास भी उसकी बात से बिल्कुल सहमत हो गया था। वो भी जानता था कि अगर वो जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान उनका ही होगा। तभी उसने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। देखो भाई, अब की बार सर ने हमें एक मौका और दे दिया है। अगर अब की बार भी हम कुछ ना कर पाए तो शायद ये हमारे लिए सही नहीं होगा। इस बार हमें अपने आप को साबित करना ही होगा और कहीं युवराज सर को यह ना लगे कि हम तो बिल्कुल निकम्मे हैं और हमें कुछ आता भी नहीं। हमें अपनी काबिलियत को उनके सामने दिखाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और प्रण कर लिया कि अब के बार वो दवाई बनाकर ही रहेंगे। तभी लैब की दीवारों पर हल्की हल्की पीली रोशनी पड़ रही थी, जो एक प्रकार की गंभीरता का आभास भी दे रही थी। दोनों ने पहले पुराने डेटा को फिर से खंगालना शुरू कर दिया। उन रसायनों के गुणों की समीक्षा की और जो पहली बार उन्होंने फॉर्मूला बनाने में यूज किया था। और जैसे वो एक एक चीज को देखते जा रहे थे, उन्हें अपनी गलती एहसास हो गई थी। उन्होंने देखा कि जैसे ही वो पहली बार फॉर्मूला बनाने में लगे हुए थे तो उनकी गलती कहाँ हुई। उन्होंने तापमान, नमी और मिश्रण के साथ साथ कोई परिवर्तन किए और इस बार उन्होंने जड़ी बूटियों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया। उनके पास जो सेट था उसमें से सबसे ताजी, शुद्ध और पत्तियां चुनकर उनको दोबारा से उन्होंने पीसना शुरू कर दिया था। इस बार कोई भी ऐसा मटेरियल बनता जो उन्हें वो नोट करते, उसका रंग, उसकी स्मेल और उसका जो प्रोसेस है वो सब कुछ साथ में नोट करते। उनके नोट्स अब बिल्कुल साफ और आभास ने एक छोटे से कटोरे में दो मिश्रणों को मिलाया और जैसे ही उसमें उसकी प्रतिक्रिया हुई, दोनों के चेहरे पर एकदम से चमक आ गई। दोनों के दोनों बड़ी तल्लीनता से लगे हुए थे। वो युवराज को आज कुछ न कुछ करके ही दिखाएंगे। और इधर युवराज अपने ऑफिस में गहराई में डूबा हुआ था। उसके सामने टेबल पर फैली हुई कॉल डिटेल्स को वो लगातार नोट किए जा रहा था। वो किसी और ही दुनिया में चला गया था, एक ऐसी दुनिया जहां उसे कुछ अलग ही चीजें दिखाई दे रही थी। तभी युवराज को वहां पर एक ऐसा नंबर दिखा जिस नंबर ने उसके होश उड़ा दिए। उसे वो नंबर दोनों कॉल लॉग्स में बिल्कुल सेम नजर आ रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये नंबर है किस इंसान का। ये कोई ऐसे इंसान का नंबर हो सकता है कि ये तो या तो कंपनी का इंसान है या फिर कोई उनके बेहद करीब रहा, जो बिल्कुल उनकी हर एक गतिविधि को जानता हो, जो उनके बारे में जानता हो कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है, युवराज अपनी कंपनी को कितना टाइम दे रहा है और अपने घर पर किस समय आता है और किस समय जाता है। उसकी हर एक जानकारी के बारे में कोई ना कोई तो रूटीन उसका ले रहा था, कोई उसकी ऐसी रैके बिठा रहा था जिसके बारे में सब कुछ पता चल जाए। लेकिन युवराज बार बार उस नंबर की ओर देखे जा रहा था। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये नंबर है किस इंसान का, कोई एक ऐसे इंसान का जो कहीं उसके आसपास तो नहीं भटक रहा, या फिर उसका कोई ऐसा इंसान जो उसे पहले बार में नहीं जानता हो लेकिन उसे बाहर के तरीके से बिल्कुल पूरी तरह जानता हो। ऐसा कौन था वो इंसान और किसका था यह नंबर? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 528वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज को एक ऐसा नंबर दिखा था जो उन दोनों की कॉल लॉग्स में था और वो सेम नंबर जैसे युवराज ने देखा, युवराज को कुछ कुछ महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं इस नंबर के पीछे कोई बड़ी जानकारी मिल जाएगी। युवराज की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपनी काली डायरी खोली और वही डायरी जिसमें वो अपने सभी चीजें नोट कर रहा था। उसने उन तीनों नंबरों को एक साथ लिखा और फिर अपने डायरी को बंद कर दिया। चंदन लगातार अभी भी उसके सामने बैठा खामोशी से युवराज को देख रहा था। तभी युवराज चंदन की ओर मुड़ा और गंभीरता से बोला, चंदन, इन 3 नंबरों को देखो, मुझे इन पर शक है। हमें इनका पता, लोकेशन और इनके नाम का जुड़ा जो फौरन आदमी को ढूंढना होगा। चंदन ने जैसे ही 3 नंबरों को देखा, वो गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में गंभीरता बढ़ती गई। उसने बिना देर के युवराज की डायरी उठाई और नंबरों को ध्यान से देखा और फिर अपने लैपटॉप की ओर मुड़ गया। उसकी उंगलियां बोर्ड पर इतनी तेजी से चल रही थी जैसे कोई संगीतकार पियानो बजा रहा हो। युवराज उसकी गंभीरता भांप चुका था, इसलिए वो खामोशी से उसकी हर हरकत पर निगाहें रखे हुए था। कुछ ही पलों में चंदन ने स्क्रीन पर एक पोर्टल खोल लिया। यह वही पोर्टल था जिसे टेलीकॉम कंपनियों में आईडीज डेटा को ट्रेस किया करता था, एक खास तरीके से, एक अनऑफिशियल जुगाड़ से, जिसे वो उसे अपने पुराने दोस्त ने उसे दिया था। उसने स्क्रीन पर नंबर देखते हुए युवराज से कहा, सर। तभी उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया।
क्योंकि अभी अभी तो युवराज ने उससे कहा था कि उसे वो सर नहीं भाई कहेगा। तब उसने अपनी बात को बीच में ही रोका और शुरुआत की। भाई, मैं अभी नंबरों की जमा आईडीज निकाल लेता हूँ। इनमें से वो 2 नंबर तो टीआईयू कंपनी के हैं और टीआईयू के हेड ऑफिस में मेरा एक दोस्त काम करता है। मैं उसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब कोई सिम खरीदता है तो उस समय जो आईडी जमा होती है और मेरा दोस्त उसको खंगाल सकता है, इसलिए मैं उसे पूछ लेता हूँ। इतना कहकर चंदन चुपचाप हो गया और उसका चेहरा गंभीर था। उसकी आंखें अब भी खाली स्क्रीन पर टिकी हुई थी, जैसे कोई मन में द्वंद चल रहा हो। उसने जल्दी से फोन उठाया और कॉल करने से पहले एक लंबी सांस ली, फिर धीरे धीरे से फोन टेबल पर रख दिया। युवराज, जो अब तक शांत था, वो उसकी चुप्पी देखकर सतर्क हो गया। उसने उसकी भौहें सिकोड़ी और धीमे लेकिन सख्त लहजे में पूछा, क्या हुआ चंदन? तुम रुक क्यों गई? क्या बात है? चंदन ने हिचकिचाते हुए नजरें मिलाई और फिर कहा, लेकिन भाई, ये जो तीसरा नंबर है वो टीआईयू का नहीं है, वो एंटीना कंपनी का है और मैं एंटीना में किसी को नहीं जानता। युवराज ने आश्चर्य से पूछा, एंटीना? ये कौन सी कंपनी है? एंटीना के बारे में युवराज में नहीं जानता था। युवराज ने तो अब चंदन के मुंह से ही एंटीना का नाम सुना था। ऐसी कौन सी कंपनी आ गई थी जिसका कोई भी लिंक युवराज से या युवराज की पिछली कंपनी या नई कंपनी के साथ था। युवराज खुद ये रिकॉल नहीं कर पा रहा था कि ऐसी कंपनी का नाम उसने आज तक कभी नहीं सुना, जिसके बारे में एक चंदन उसे बता रहा है। चंदन ने फिर से गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, भाई, ये एंटीना भी कोई मामूली कंपनी नहीं है। मैं एक दिन वैसे ही कुछ चीजें देख रहा था इंटरनेट पर, तभी मुझे एंटीना कंपनी के बारे में सुनने को मिला। तभी मुझे लगा कि थोड़ा सा इसके बारे में सर्च किया जाए। तो मैंने जब इसके बारे में सर्च की तो मुझे पता लगा कि ये तो कोई वाकई में बहुत बड़ी कंपनी है। तभी चंदन ने पूरी बात बताते हुए कहा, भाई, उसके बाद मैंने कंपनी के ओनर के बारे में डिटेल्स चेक की और जैसे ही मैंने वहां पर आदित्य का नाम देखा, मुझे लगा कि पहले तो ये कंपनी उसकी नहीं हो सकती, लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, सच में ये कंपनी आदित्य की ही है। और वही आदित्य जो टीना का एक्स था, आदित्य जो लंदन से बीए एमबीए करके आया था। कुछ समय पहले तक वो टीना के साथ शादी की तैयारी कर रहा था और फिर अचानक टीना ने उसको छोड़ दिया था। ये सुनते ही युवराज के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान आ गई। उसने गर्दन थोड़ा झुकाई और फिर धीरे धीरे हंसने लगा। चंदन उसकी इस प्रतिक्रिया से हक्का बक्का रह गया था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि युवराज इस समय हंस क्यों रहा है, जबकि बात इतनी गंभीर थी। युवराज की हंसी थोड़ी और गहरी हो गई, थोड़ी और, तभी चंदन के चेहरे पर अब आश्चर्य फैल गया था। उसने अपनी भौहें चढ़ाई, होठों को भींचा और युवराज की ओर देखा और बोला, भाई, क्या हुआ? आप इस तरह हंस क्यों रहे हो? युवराज अब तक अपनी कुर्सी से उठ चुका था। उसने एक लंबी अंगड़ाई ली और जैसे उसने अपने मन का बोझ उतार कर फेंक दिया हो, फिर पीछे जाकर चंदन के पीछे खड़ा हो गया। उसने एक ही क्षण में अपनी उसकी पीठ देखी और फिर चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्की सी चपत उसके सिर पर दे मारी। युवराज ने हंसते हुए कहा, पगले, तू ऐसे क्या देख रहा है? मैं तो अपनी किस्मत पर हंस रहा हूं। मेरा अतीत हर बार मुझे यहीं पर आकर लेकर आ जाता है और तेरी थोड़ी बेवकूफी पर भी हंस रहा हूं। सच में लगता है कि तू अपना सारा दिमाग मुंबई में ही छोड़कर आ गया है। चंदन अब भी पूरी तरह से सन्न था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि युवराज ये क्या बातें किए जा रहा है। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और अब भी वह सवालिया नजरों से उसे घूर रहा था कि शायद युवराज उसे कुछ बता ही दे। तभी युवराज को उसकी हालात पर और भी ज्यादा हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, तू क्या सोचता है चंदन? अगर कंपनी आदित्य की है तो हम कुछ नहीं कर सकते। किसी भी कंपनी में ऐसे तो 2-4 लोग होते ही हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और फिर हम कौन सा उनसे कोई गुनाह करवाने जा रहे हैं। हमें बस सिम कार्ड की आईडी निकालनी है और वह भी पुराने रिकॉर्ड से। अगर हम उन्हें ठीक से अप्रोच करें, थोड़ा विश्वास दिलाएं और इनाम दें तो ये मुमकिन है। तुम चिंता मत किया करो। युवराज की बात चंदन को एकदम से समझ में आ गई थी। वो मुस्कुरा गया और बोला, हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ। लिंक्डइन पर मैंने कुछ दिनों पहले एंटीना की एचआर टीम के लोगों को देखा था।
शायद उनमें से कोई अब भी वहीं पर काम करता हो। उसके बाद तो क्या ही था। चंदन ने झट से अपना लैपटॉप उठाया और उसके अंदर से लिंक्डइन खोल लिया। लिंक्डइन खोलने के बाद जैसे उसने वहां पर कंपनी का नाम सर्च किया, कुछ ही पलों में उसे अपने दो पुराने कनेक्शन खोज निकाले। एक संदीप घोष जो डाटा मैनेजमेंट टीम में था और दूसरा शुभम लोढ़ा जो टेक ओपीएस का हिस्सा था। वो उनकी प्रोफाइल पहले भी चेक कर चुका था। उन्हें इससे लग रहा था कि शायद ये दो लोग काम के निकल सकते हैं। उसकी प्रोफाइल में कहीं ना कहीं वो उसे चीजें दिखाई दे रही थी कि शायद ये दोनों उसके काम को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तभी उसने उन दोनों की प्रोफाइल को चूज कर लिया था। तभी चंदन ने युवराज की ओर देखा और कहा, भाई मैं शुभम को जानता हूँ, कॉलेज में 3 बार कंपटीशन में मिला था और मैं इससे बात कर सकता हूँ, शायद ये हमारी कुछ मदद कर पाए। तभी युवराज ने गहरी सांस ली और वापस अपने कुर्सी पर आकर बैठ गया और बोला, देखो चंदन, जो भी करना सोच समझ कर करना, थोड़ा सा हमें सेफ भी खेलना है। अगर कहीं भी कोई चूक हो गई तो शायद हम और ज्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। अगर उनको लग गया कि हमने उनकी जानकारी निकालने की कोशिश की है तो शायद वो हमें और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो जो भी करना बड़े तरीके और सेफली करना। चंदन भी युवराज की बातों की गंभीरता को समझ रहा था। वो जानता था कि युवराज उससे इसी तरह की बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि युवराज हर चीज को देखकर चल रहा था। युवराज जानता था कि अगर कहीं भी छोटी सी चूक हो गई तो शायद अब की बार वो अपने परिवार को बचाने के लिए समय पर पहुंच भी नहीं पाएगा। शायद अब की बार कुछ ना कुछ कोई बड़ी अनहोनी हो जाए, कंपनी में कोई बड़ा नुकसान हो जाए। बा को शायद अब की बार वो देख ना पाई, क्योंकि पिछली बार जब उसके साथ ये चीजें हुई थी तो उसे अब तक उन चीजों का सुराग भी नहीं लग पाया था। किस तरीके से उन लोगों ने माही को डेथ तक पहुंचाया और कैसे करके उन्होंने अपने उस एक भाई को एक बहन से भी अलग कर दिया था। अब वो बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रखना चाहता था। क्या होगा अब आगे, क्या करेगा चंदन, क्या कोई इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी पर एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर से जरूर करना। हेलो दोस्तों, 529वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज के कहने के बाद चंदन अपने काम में बड़े तल्लीनता से लग गया था। उसने शुभम की प्रोफाइल देखी। शुभम के प्रोफाइल में उसकी फोटो वही पुरानी मुस्कुराहट के साथ लगी हुई थी और प्रोफाइल पर उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, टेक ओप्स लीड्स एट एंटीना टेक प्राइवेट लिमिटेड। उसने तुरंत शुभम को मैसेज कर दिया, हाय शुभम, बहुत दिन हो गए भाई, उम्मीद है तू अच्छा कर रहा है। एक छोटा सा अर्जेंट काम था, क्या तू थोड़ी देर के लिए बात कर सकता है? मुझे तुझसे एक रिक्वेस्ट करनी है जो तेरे डिपार्टमेंट से जुड़ी है। इफ इट्स ओके, अपना नंबर भेज दे, थैंक्स। उसने अपना पूरा मैसेज चंदन ने लिख दिया था। चंदन ने जैसे ही मैसेज भेजा, लगभग 1 मिनट में सीन ही हो गया। जैसे कि शुभम में अपने लिंक्डइन पर ही था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, शायद किस्मत उसका साथ दे रही है। 2 मिनट के बाद उधर से शुभम ने रिप्लाई भी कर दिया, अरे चंदन भाई, तू कहाँ है आजकल? तू तो अचानक गायब ही हो गया। खैर मैं अभी फ्री ही हूँ, बात कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ गंभीर है तो थोड़ा पहले कॉन्टेक्ट दे दे। इसी के साथ उसने चंदन को अपना नंबर सेंड कर दिया। जैसे ही शुभम का नंबर आया, चंदन बार बार यही सोच रहा था कि उसे अभी अभी बात कर लेनी चाहिए, कहीं उसको ऐसा ना लगे कि मैं तो बिल्कुल तैयार ही बैठा था। तभी चंदन ने युवराज की तरफ देखा, जैसे वो उससे पूछना चाहता हो कि उसे अभी बात कर लेनी चाहिए या नहीं। युवराज ने भी कहा कि अभी बात कर ले, तो चंदन ने तुरंत मोबाइल उठाया और उसका नंबर डायल कर दिया। 2-3 रिंग के बाद जैसे ही शुभम ने कॉल उठा लिया, कॉल पिक करते ही शुभम की आवाज आई, हेलो चंदन भाई, क्या बात है यार, तू तो किसी थ्रिलर मूवी की तरह अचानक लिंक्डइन पे एंट्री मारता है, सब ठीक तो है ना? चंदन ने भी उसके बात पर हंसते हुए कहा, हाँ भाई सब बढ़िया है, बस एक यार छोटा सा काम पड़ गया। याद आया कि तू एंटीना में काम कर रहा है, तो तुझसे बेहतर तो और कोई भी नहीं हो सकता। तभी शुभम ने तुरंत चौंकते हुए पूछा, अरे भाई ऐसा क्या काम आ गया, वो भी एंटीना में? आखिर क्या करना जा रहा है तू? सब ठीक तो है? चंदन को भी लगा कि शायद वो उसकी टांग खींच रहा है और शुभम को लग रहा था कि कहीं वो उससे कोई लड़की वड़की के बारे में बात करेगा। अक्सर ऐसा ही होता रहता है,
जब कंपनी में किसी को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वहां पर अपने वो कलीग को ढूंढता है और उससे बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है। और उसको शायद चंदन को भी अभी अभी कोई लड़की एंटेना में पसंद आ गई होगी, या तो उसके जानकारी लेने की कोशिश करता होगा या फिर उसके नंबर लेने की डिमांड करता होगा। यही तो वो शुभम सोच रहा था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि चंदन तो कुछ और ही करने जा रहा है। तभी चंदन ने गंभीर होते हुए कहा, भाई शुभम, देखो मैं बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, बस एक पुराना केस है मेरे पास 3 मोबाइल नंबर है और उनमें से एक एंटीना का है। मुझे उसकी ओरिजिनल आईडी चाहिए जो सिम खरीदते वक्त जमा हुई थी। सिर्फ इतना ही चाहिए यार, और उसके बदले में जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा। कुछ पल के लिए फोन पर खामोशी छा गई। शुभम ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो कंपनी के अंदर किसी नंबर के उसको आईडी के बारे में पूछेगा। उसे तो लगा था कि वो कोई लड़की के बारे में उससे पूछेगा, लेकिन ये तो उसके सामने एक दुविधा आ गई थी। वो कैसे एक कंपनी के किसी एम्प्लॉय या किसी एक इंसान के जिसने उस कंपनी का आईडी कार्ड देकर उसकी सिम खरीदी थी, उसके बारे में वो कॉन्फिडेंशियल जानकारी कैसे दे सकता था। तभी उसने अपने आप को थोड़ा सा सख्त बनाते हुए चंदन से कहा, देख यार चंदन, तू नहीं जानता कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट कंपनी में हूँ। हमारी कंपनी का सीईओ आदित्य खुद इस नियम के खिलाफ है। किसी भी तरह अगर डेटा लीक हुआ तो भाई मेरी नौकरी चली जाएगी, और तुम्हें पता है कि मेरे घर की हालात भी आजकल अच्छी नहीं है। अगर नौकरी चली गई तो मैं सरवाइव कैसे कर पाऊंगा। शुभम बेचारा डर रहा था। हालांकि वो एक मीडियम परिवार से ही तो आता था। वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकता था कि कंपनी से किसी की कॉन्फिडेंशियल जानकारी किसी दूसरे को दे दे। अगर ये बात थोड़ी सी भी फैल जाती तो उसकी नौकरी के साथ साथ उसे कंपनसेट भी करना पड़ता। कहीं उसे अपनी जो इतने सालों में कंपनी में पैसा कमाया था वो ही तो वापस ना देना पड़ जाता। चंदन भी देख रहा था कि शुभम डर रहा है। उसने उसको समझाने के लिए नरम स्वर में कहा, शुभम यार मैं जानता हूं, लेकिन तुझे भी पता है कि मैं फालतू के कामों में तो नहीं पड़ता ना। ये एक बड़े ही लेजिट रीजन है, और हम अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो कोई इस बारे में क्यों हमें ब्लेम करेगा, और ऐसा भी किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने कोई ऐसा काम किया है। आखिरकार ये बात तो हमारे दोनों के बीच में रहने वाली है, और मैं सब कुछ तरीके से हैंडल करूंगा तो उस पर कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। और मैं तुम्हें कह तो रहा हूं, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा ना यार, तुम चिंता क्यों करते हो। जैसे ही शुभम ने चंदन की लास्ट वाली बात सुनी कि उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा, वो इनडायरेक्ट रूप से चंदन उसको यही कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर वो जितने पैसे की डिमांड करेगा उसको उतने पैसे मिल जाएंगे। पैसे का नाम सुनकर वही उसके दिमाग में ये सारे ख्याल आने लगे थे कि किस तरीके से वो अपना लाइफ रनिंग कर रहा था। अगर कहीं से उसके पास ज्यादा पैसे आ जाए तो वो अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से चला पाएगा। अपने घर की सारी प्रॉब्लम्स, लोन का पैसा भी चुका देगा। उसकी बात सुनकर शुभम सोच में पड़ गया था। चंदन ने भी जानबूझकर ये ऑफर उसको दोबारा से दिया था। वो जानता था कि शुभम तो लालची तो है और बेचारे की मजबूरी भी है। तभी उधर से शुभम की आवाज आई। उसकी आवाज में डर के साथ साथ लालच भी नजर आ रहा था। ठीक है यार चंदन, पहले मुझे नंबर भेज दे, मैं चेक कर लेता हूँ वो सिस्टम में है या नहीं। लेकिन यार तुम्हें कुछ तो करना होगा। तुम्हें पता है मेरी हालात आजकल ठीक नहीं है, तो तुम समझ रहे हो ना चंदन। उसके बाद चंदन बिरे अच्छे तरीके से समझ गया था। चंदन को पता ही था पैसे के लिए शुभम कुछ भी कर जाएगा। तभी चंदन ने तुरंत बिना देर किए कहा, अरे शुभम भाई, आप भी कैसी बात कर रहे हैं। आपका परिवार मेरा परिवार है, और चिंता मत करो, मैं सब कुछ अपने परिवार के लिए कर सकता हूँ। उनके बीच में ये एक ऐसी डील हो गई थी। बातों ही बातों में उन्होंने एक दूसरे की बात को भी समझ लिया था। ना ही उन्होंने कोई किसी से पैसे की बात की और ना ही बिल्कुल खुले तरीके पर कोई डील की, लेकिन फिर भी डील हो गई थी। फोन रखते ही चंदन ने मुस्कुराते हुए युवराज की तरफ देखा और कहा, युवराज भाई लगता है काम हो जाएगा। उसने नंबर मांग लिया है। युवराज ने भी तुरंत मुस्कुराते हुए चंदन को शाबाशी देते हुए कहा, तो फिर ठीक है, जल्दी से उसके पास नंबर सेंड कर दो। और हाँ, ध्यान रहे कि बात किसी को पता ना चले। मैं बार बार तुम्हें चंदन इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास मुसीबतें पहले से बहुत ज्यादा हैं। अगर किसी को इस बारे में पता लग गया तो और ज्यादा मुसीबत आ जाएगी। प्लीज ये चीज
नोटिस करना और ध्यान रखना। तभी युवराज की हामी पाते ही और युवराज को बड़ा ही संतोष भरा जवाब देकर चंदन ने नंबर उठा लिया और शुभम को व्हाट्सएप पर भेज दिया। कुछ ही मिनटों में उधर से शुभम का रिप्लाई भी आ गया। उसने मैसेज में लिखा हुआ था, हाँ चंदन भाई, ये नंबर हमारे सिस्टम में है, 18 महीनों पुराना रिकॉर्ड है, आईडी डिटेल्स है मेरे पास, नेम, आधार कार्ड, एड्रेस, सब कुछ। अब आप बताओ कैसे क्या करना है। उसका मैसेज पढ़ते ही चंदन के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसे अपनी कहीं ना कहीं जीत होती हुई हासिल होने लगी थी। उसे लग गया था कि अब उसे सही पत्ता फेंकना चाहिए और शुभम को उसे एक ऐसा ऑफर देना चाहिए जिसको सुनकर शुभम मना भी ना कर पाए। लेकिन इसके साथ साथ वो एक आजकल बिजनेसमैन भी बनता जा रहा था। इतने सालों से युवराज के साथ रहते रहते वो हर किसी के रंग पहचानने की पहले कोशिश करता था, उसके बाद ही उसके साथ डील करने की कोशिश करता था। उसे भी पता था कि एकदम से अगर वो ज्यादा पैसे उसको दे देगा तो कहीं शुभम ज्यादा लालच में आकर उसे और भी ज्यादा डिमांड ना करने लग जाए। तभी चंदन ने शुभम की तरफ मैसेज किया, ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे अभी अपना नंबर भेज दो या फिर तुम कैश लोगे। और जैसे ही उसने मैसेज किया, कुछ देर में शुभम का कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद सीधा शुभम का फोन ही आ गया। फोन उठाते ही चंदन ने कहा, बहुत अच्छा शुभम भाई, आपने ये काम किया और आप चिंता न करें, मैं अभी आपके खाते में 50,000 ट्रांसफर कर देता हूँ। जैसे ही शुभम ने 50,000 की बात सुनी, उसके तो होश उड़ गए। उसे ये नहीं लगा था कि वो इस काम के लिए सिर्फ 50,000 रुपए ही उसे देगा। उसे तो लगा था कि शायद बात लाखों में जाएगी। लेकिन उसने जब ये 50,000 सुने तो उसका चेहरा बड़ा ही उदासी से भर गया। उसे लगा कि शायद उसे यह काम करना ही नहीं चाहिए था। 50,000 रुपए के लिए इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता था। तभी उसने गहरी सांस ली और फोन पर ही चंदन से कहा, 50,000? अरे चंदन भाई, क्या मजाक कर रहे हो आप। चंदन ने भी शुरुआत में उसे 50,000 इसीलिए कहा था क्योंकि अगर वो सीधा ही उसे 5 लाख बोल देता तो उसकी डिमांड और बढ़ जाती, उसका लालच भी बढ़ जाता और उसे ये भी लगता कि उनको इस नंबर की कितनी जरूरत होगी। क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो आपको भी पता है पैसा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और अगर शुभम को भी लगता कि उनको इस नंबर की बहुत सख्त जरूरत है तो कितना भी पैसा उनसे मांग सकता था। लेकिन चंदन बहुत समझदार था, उसे बात करने का तरीका आता था, इसलिए उसने शुरुआत में 50,000 कहा था। अब क्या लगता है आपको, क्या 50,000 रुपए में शुभम सारी डिटेल्स देगा या नहीं? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक वीडियो को शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, 530वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। शुभम ने जैसे ही 50,000 का नाम सुना, उसने चंदन से कहा कि भाई क्या मजाक कर रहा है। चंदन उसके इशारे को समझ रहा था, इसलिए उसने कहा, देख भाई, मेरे लिए जानकारी जरूरी है, लेकिन यार 50,000 कम तो नहीं है और हमें नाम ही तो चाहिए। हम कोई उसके बारे में ज्यादा जानकारी भी तो नहीं ले रहे ना। उसकी बात सुनकर शुभम हंसने लगा और उसने कहा, भाई अगर इस ऑफर के आगे एक जीरो और लगा दो तो शायद मैं कुछ आपके लिए कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर चंदन भी हैरान हो गया। इस छोटी सी जानकारी के लिए शुभम 5 लाख मांग रहा था और फिर भी उसने इशारे के सामने बैठा युवराज से पूछा, 5 लाख भाई क्या करना है? युवराज ने भी सिर हिलाते हुए हाँ में भर दी, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से अपने दुश्मन की जानकारी चाहिए थी। वो अपने की जिंदगी पर कितना भी पैसा देने के लिए तैयार था। उन्होंने तो पहले ही ये सोच लिया था कि वो कम से कम 5 लाख रुपए तो उनको देने ही पड़ेंगे। उनको पता था कि इस काम के लिए कोई भी रिस्क उठाने को तैयार नहीं होगा। अगर कोई रिस्क भी उठाएगा तो भारी पैसा चार्ज करेगा। बिना पैसे के आजकल कौन काम करता है, और पैसे के बाद तो सब कुछ इंसान अपने आप लाकर दे देता है। तभी उसे लगा कि शायद 5 लाख भी ठीक ही है, तो उसने हामी भरते हुए शुभम से कहा, ठीक है शुभम, अभी के अभी मैं तुम्हारे आधे पैसे भेज रहा हूँ और जैसा ही हमें डेटा मिल जाएगा बाकी की रकम भी भेज दूंगा, तुम चिंता ना करना। शुभम ने भी देखा कि जैसे ही चंदन ने हामी भर ली तो उसे कहा, ठीक है चंदन भाई, मैं अभी आपको जानकारी भेज रहा हूँ, बस ध्यान रखना मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना यार मेरी नौकरी चली जाएगी।
उसकी बात सुनकर चंदन हंस पड़ा और बोला, अरे शुभम, चिंता क्यों करता है मेरे भाई, तेरा नाम कहीं भी नहीं आएगा। शुभम ने चंदन की और बात सुनते ही फोन काट दिया। चंदन की आंखें फोन की स्क्रीन पर टिकी हुई थी। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही उसने गहरी सांस ली और युवराज की तरफ देखा, जो अब भी उसके चेहरे पर गंभीरता और एक अनकही बेचैनी लिए हुए बैठा था। कमरे में फैली हल्की पीली रोशनी दोनों की परछाइयों दीवार पर हलचल करती हुई दिखाई दे रही थी। बाहर का सन्नाटा रात में गहरा होता जा रहा था, लेकिन इन दोनों दिलों में खलबली मची हुई थी। चंदन ने धीरे से युवराज से कहा, भाई काम हो गया, सोम थोड़ी ही देरी में सारी जानकारी भेज देगा। मैंने उसे अभी के अभी आधे पैसे भी भेज दिए हैं। युवराज ने सिर हिलाया। वो जानता था कि अभी जानकारी में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। तभी युवराज ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, चंदन, अभी के अभी वो 2 बचे हुए जो नंबर हैं, उनके भी कॉल डिटेल निकलवाओ। शायद वहां से हमें बाकी 2 नंबर की जानकारी मिल जाए। तुम टीआईओ कंपनी के दोस्त से बात करो। चंदन ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, जी भाई, मैं भी अभी वही करने जा रहा था। वो अपने मोबाइल के स्क्रीन पर तभी उंगलियां घुमाने लगा और जैसे ही उसने मोबाइल के कॉर्नर में देखा, रात के 1 बज चुके थे। इस समय किसी को कॉल करना सही नहीं था, पर यह हालात सही नहीं दिखते थे और ये वक्त अभी कुछ और ही कह रहा था। तभी मानव, जो चंदन का पुराना दोस्त था, वो भी एक टीआईओ नामक एक प्रतिष्ठित टेलीकॉम कंपनी में काम करता था। वहां पर वो मुख्य ऑपरेटर था। वो डेटा की जांच और वहां पर कॉल्स की निगरानी रखता था। किसी भी आम व्यक्ति के लिए जानकारी प्राप्त करना तो लगभग असंभव होता, लेकिन ये काम मानव बड़े ही अच्छे तरीके से कर सकता था। तभी चंदन यही सोच रहा था कि उसको कॉल करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी उसने कॉल लगा ही दिया। 2-3 बार घंटी बजी, लेकिन लास्ट में मानव ने कॉल उठा ही लिया। मानव गहरी नींद में था और नींद में उसने कहा, हेलो, अरे चंदन भाई, क्या बात है, इतनी रात को, सब ठीक तो है ना? चंदन ने तुरंत गंभीर लहजे में कहा, मानव भाई माफ करना, मैंने आपको रात को परेशान किया, लेकिन मामला थोड़ा गंभीर है। जैसे ही मानव ने सुना कि मामला गंभीर है, उसने नींद में ही कहा, अरे भाई क्या हुआ चंदन, बताओ क्या बात है। चंदन ने तुरंत मुद्दे पर आते हुए कहा, मानव, तुम्हारे पास टीआईओ सिस्टम का एक्सेस है ना? मानव ने भी तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ भाई, क्या बात है ये तो बताओ। चंदन ने पूरी बात मानव को बताते हुए कहा, मानव, मुझे 3 नंबरों की कॉल लॉग, उनकी लोकेशन हिस्ट्री और आखिरी 10 दिनों में उन्होंने किन किन नंबरों से बात की, वो सब चाहिए। सब एक नंबर की जानकारी हमें मिल रही है, बाकी 2 की तुम्हें निकालनी होगी। मानव ने घबराते हुए कहा, चंदन, ये बहुत बड़ा रिस्क है मेरे भाई, मुझे मेरी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। चंदन ने मानव को कन्विंस करते हुए कहा, मानव यार, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत जरूरी काम है, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी और भरोसा रखो, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा और मैं तुम्हारी स्थिति भी समझता हूं, तुम्हें कुछ कंपनसेट भी करूंगा, चिंता मत करो। मानव ने सीधा चंदन को जवाब नहीं दे सकता था। चंदन ने बहुत बार उसकी हेल्प भी की थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है भाई, चंदन नंबर भेज दो, मैं सिस्टम लॉगिन करता हूं, देख लेता हूं। चंदन ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप जल्दी से काम करो, मैं आपको नंबर भेज रहा हूं। और यह कहते हुए उसने फोन काट दिया। चंदन ने तुरंत दोनों नंबर व्हाट्सएप पर मानव को फॉरवर्ड कर दिए। उसके बाद उसने युवराज की ओर देखा और धीरे से कहा, भाई, मानव लग गया है, शायद कुछ ही देर में वो जानकारी दे दे। युवराज अभी भी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें दीवार के एक तरफ थी और दिमाग कहीं और चल रहा था, जो उसके जीवन को तहस नहस करने पर तुले हुए थे। वो लोग थे कौन, यही उसके दिमाग पर लगातार प्रेशर पड़ता जा रहा था। वो क्या बोलता, उसकी सांसों की गति ही बता रही थी कि उसके अंदर आग जल रही है। उसने टेबल पर रखे लैपटॉप को घुमाया और पुराने ईमेल्स, अकाउंट डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज निकालने लगा। चंदन ने गौर किया कि युवराज अभी अभी सब कुछ जैसे एकदम बैठा था, तुरंत अपने काम में तेजी से लग गया था। उधर लैब के अंदर एक कोने में ईशांक और आभास दोनों सिर झुकाए अपने अपने फॉर्मूले पर काम कर रहे थे।
वहां पर सब कुछ एक एक चीजों को सटीकता से काम किया जा रहा था। ईशांक ने अपनी मोटी नोटबुक में एक लाइन खींची और थोके हुए स्वर में बोला, आभास भाई ये देख, हमने जो तीसरा कंपाउंड डाला है उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत तेज है और इसी वजह से ये जो लिक्विड है ज्यादा तरल हो गया। हमें तो ऊर्जा गोली बनानी थी, ये तो एनर्जी ड्रिंक बनकर रह गई। आभास ने भी सिर उठाया जैसे उसने उस कंपाउंड को देखा और फिर बोला, हाँ यार, लेकिन इसके गुण तो सही है। ऊर्जा का स्तर जरूर बड़ा है लेकिन वो काम नहीं करेगा। गोली तभी बनेगी जब ये बिल्कुल जम जाएगा। ईशांक ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो अब हम इसको ठोस करने में लगे, क्या पता आज ही हम इसको बना ले। उसके बाद दोनों फिर से उसी काम में लग गए। आभास ने एक नई शीशी निकाली, हल्के भूरे रंग के बाइंडिंग एजेंट, और उसने थोड़ी सी मात्रा में उस जो द्रव्य बनाया था उसको मिला दिया। प्रोसेस तेज हो गई, वहां पर भाप निकलने लगी और वो गर्म हो गया। तभी ईशांक तुरंत बोला, नहीं नहीं, ये ज्यादा गर्म हो रहा है, अगर हमने इस पर काबू नहीं पाया तो दोबारा से विस्फोट हो जाएगा। तभी आभास ने फौरन बर्फ के टुकड़े जो पास में रखे थे वो निकालकर उसके अंदर डाल दिए। तभी वो थोड़ा थोड़ा तापमान नीचे आने लगा। दोनों ने राहत की सांस ली। तभी आभास ने कहा, हमें ठंडे बाइंडर की जरूरत है, कुछ ऐसा जो तापमान को बिल्कुल सही मेंटेन कर सके। ईशांक ने कंप्यूटर पर पुराने जो रासायनिक प्रयोग थे उनकी सूची निकाल ली और उसने न्यूट्रोकूल जेली का इस्तेमाल किया। वो ही एक ऐसा काम कर सकता था जो अगर गर्म चीज लगातार होती जा रही है तो उसको ठंडा भी कर दे। तभी आभास ने तुरंत एक कैप्सूल से न्यूट्रोकूल निकालकर उस मिश्रण में डाल दिया। उसने देखा कि वो धीरे धीरे जमने लगा था। तभी उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, देखो ये जम रहा है। मात्र 10 मिनट के अंदर ही वो एक छोटे सी शीशे में वो जम गया था। दोनों ने उसे सावधानी से उठाया। तभी आभास ने उस पर एक डिवाइस लगाई और उसे चेक करते हुए कहा, पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये सही है या नहीं। उस डिवाइस की स्क्रीन पर नंबर चमकने लगे थे। उसने जैसे ही उस दवाई को उस मशीन पर लगाया, मशीन धीरे धीरे करके सब चीजों की बीप बीप की गूंज करने लगी थी। ईशांक ने अपनी सीट पर से उठते हुए गहरी सांस ली और निराश स्वर में कहा, यार ये तो एनर्जी ड्रिंक से भी नीचे चली गई। आभास क्या करें। लेकिन आभास अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी डायरी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम चिंता ना करो ईशांक, हमने इसको गोली का रूप तो दे ही दिया, अब बस हमें उसमें ऊर्जा की मात्रा बढ़ानी है। ये असंभव नहीं है, तुम चिंता ना करो, हम कर लेंगे। ईशांक ने उसकी ओर देखा और थोड़ी राहत महसूस की, और जैसे ही वो देखना चाह रहा था कि आभास ये काम कर ही लेगा, बिल्कुल उसने धीरे धीरे वही काम फिर से शुरू कर दिया। तभी उन्होंने पाया कि जो वो कंपाउंड बनाने को तैयार किया था वही ऊर्जा रखने के लिए सक्षम था, लेकिन उसका जो उत्सर्जन था वो बहुत धीमा था, यानी गोली में जो शक्ति थी लेकिन वो समय पर बाहर नहीं आ पा रही थी। उधर युवराज और चंदन अपने कैबिन में बेचैनी से तीनों नंबर के डिटेल्स का इंतजार कर रहे थे। युवराज की आंखें लगातार लैपटॉप और मोबाइल के बीच घूम रही थी, मानो घड़ी की सूचना पर कुछ खुद अपने आंखों के बाहर खींच लेंगे। चंदन भी अपनी उंगलियों से टेबल की सतह पर धीरे धीरे थाप दे रहा था। उसकी घबराहट साफ जाहिर हो रही थी। तभी चंदन ने फोन पर तुरंत से एक नोटिफिकेशन आया। जैसे ही उसने देखा, शुभम का मैसेज आया हुआ था। तभी लगभग चंदन ने फुसफुसाते हुए युवराज की ओर देखा और कहा, भाई शुभम का मैसेज आया है। और जैसे उसने मैसेज देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई, होठ आपस में सट गए, वो बिल्कुल चुप हो गया। युवराज को बताने से पहले ही वो बिल्कुल शौक हो गया था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। युवराज भी सोच रहा था कि ऐसा चंदन ने क्या देख लिया कि वो एकदम से सुन पड़ गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, शुभम ने ऐसा क्या चंदन के पास भेजा था? क्या होगा उस मैसेज में? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। मैं आपसे बस इस कहानी पर एक लाइक और एक कमेंट चाहता हूं। प्लीज आप लोग ये जरूर करना।